जब बसपा खत्म हो जाएगी तभी तो। आयरन नहीं होना चाहिए बहन जी, आपने कहा आयरन लेडी है, आयरन लेडी नहीं होना चाहिए, आदमी हो। मेरे हिसाब से तो बसपा ढलान पर है, खत्म की ओर है। अगर इन लोगों ने देखिए, बसपा में अनपढ़ और कुपढ़ लोगों की फौज इकट्ठी हो गई है। हमेशा से कहता हूँ कि बहन जी पूरे दलित समाज की बहन जी हो सकती हैं, लेकिन बहन जी के जो भैया और भतीजे वो आकाश और आनंदी हैं, इसको समझना पड़ेगा। वोट बैंक चलो बहुजन समाज गया भाड़ में, दलित भी भाड़ में गए, सिर्फ एक ही जाति पर आ जाते हैं। 3-7 चुनाव बहुजन समाज पार्टी क्या नाम है हार रही है, और अंधभक्त कर रहे हैं कि बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगी, अगला नेक्स्ट पीएम बहन जी। अरे भाई बता तो दो, नेक्स्ट पीएम बनने के लिए तुम किसी से समझौता भी करोगे तो तुम्हारे पास 50, 60, 70, 80 सांसद कुछ तो होने चाहिए। 2002 में गुजरात में जाकर मोदी जी के लिए वोट मांग रही थी, वो क्या करनी थी वहाँ। तो कांग्रेस की बात करते हैं आप। कांग्रेस की अच्छाइयाँ बताता हूँ, बीजेपी की बुराइयां बताता हूँ, कांग्रेस की अच्छाइयाँ बता दो जो कांग्रेस ने अच्छा किया है। लेकिन आपको गाली पड़ती है बसपाइयों की तरफ से। अब बेचारे मंदबुद्धि लोग हैं, मेरे अपनी लोग हैं, मैं क्या कहूँ उनको समझ नहीं है, राजनीतिक समझ नहीं है। पहले कहते ना बहुजन समाज पार्टी में जितनी जिसकी इससे संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। फिर नारा बदला तो फिर हुआ नहीं जितनी जिसकी तैयारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। फिर बाद में अब वर्तमान में चल रहा है जिसकी जितनी थैली भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो ये बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने उपचुनाव के बाद में कह दिया है कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। पूरे मामले को किस तरह देखते हैं? उन्होंने यू टर्न ले लिया है चुनाव लड़ने से उपचुनाव में। नहीं, उन्होंने ये कहा है कि हम उपचुनाव नहीं लड़ेंगे, चुनाव तो लड़ेंगे लेकिन उपचुनाव नहीं लड़ेंगे। जिन लोगों को जानकारी नहीं है उनको बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी कभी भी उपचुनाव नहीं लड़ती थी। उपचुनाव बहुजन समाज पार्टी कभी नहीं लड़ती थी। पिछले 5-6 साल में 7 साल में ये बसपा में नया ट्रेंड शुरू हुआ कि अब हम उपचुनाव भी लड़ेंगे। क्यों शुरू हुआ, क्या कारण रहे, किसको जिताने किसको हराने के लिए हुआ, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि जब से बहुजन समाज पार्टी उपचुनाव लड़ने लगी है तो बसपा शायद ही कोई उपचुनाव में सीट जो है वो जीती हो। तो ये है कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने ये कहा है कि हम यानी हमारी पार्टी जो है वो उपचुनाव नहीं लड़ेगी, क्योंकि उपचुनावों में ज़्यादा धांधली होती है। और जब आम चुनाव होता तो आम चुनाव में ये डर रहता है कि शायद ये सरकार चली जाए और दूसरी वाली सरकार आ जाए, तो इसलिए उस प्रकार की धांधली नहीं हो पाती है। हालांकि ये बात भी सच है कि जब जब बसपा पिछले 15 साल में चुनाव हारी है तब हारने के बाद में बहन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यही कहा है कि ईवीएम की वजह से या सरकारी सिस्टम की वजह से हम लोग चुनाव हार गए। हालांकि होना ये चाहिए था कि बहुजन समाज पार्टी प्रबुद्ध लोगों की, अपनी पार्टी के लोगों की, बुद्धिमान लोगों की एक बैठक बुलाएं और उसमें मायावती ये सोचें और समझें कि आखिरकार गलती हो कहाँ रही है, इस पर काम होना चाहिए। बहन जी 2012 के बाद से लगातार चुनाव हारती जा रही है, चाहे उपचुनाव हो, चाहे लोकसभा के चुनाव हो, चाहे विधानसभा के हों, चाहे और अन्य चुनाव हों। आखिर ये हार का जो है सिलसिला कब रुकेगा बीएसपी में? जब बसपा खत्म हो जाएगी। मतलब जब बहुजन समाज पार्टी खत्म हो जाएगी तो हार का सिलसिला भी रुक जाएगा। बसपा केवल पार्टी नहीं है, मिशन है बहुजनों का, महापुरुषों का। नहीं, ये तो पहले लोग कहते थे, हम भी कहते थे कि बहुजन समाज पार्टी जो है मिशन है, लेकिन आजकल कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी कमीशन हो गई है। जो जितने कोऑर्डिनेटर बिठा रखे हैं ना, ये मंडल कोऑर्डिनेटर, ये फला कोऑर्डिनेटर, ये ढिमा कोऑर्डिनेटर, इन कोऑर्डिनेटरों का काम है पैसा इकट्ठा करना और पार्टी कार्यालय पहुंचा देना। अब मैं आपको एक उदाहरण पश्चिमी उत्तर प्रदेश का देके बता रहा हूँ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक नाम है शमसुद्दीन राइन। शमसुद्दीन राइन साहब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, कोऑर्डिनेटर हैं। उन कोऑर्डिनेटर साहब की खुद की हिम्मत ऐसी नहीं है कि वो निगम पार्षद का चुनाव भी जीत जाएं। अगर उनको बहुजन समाज पार्टी कहे कि आप जाओ निगम पार्षद का चुनाव लड़ो तो उनकी घरवाली और उनके बच्चे भी शायद उनको वोट ना दें। और लेकिन वो मुस्लिम समाज से आते हैं। पिछली बार बीजेपी के साथ में 100 सीटों पर वो 200-250-300 करोड़ रुपए में समझौता करते हुए उनका वीडियो भी वायरल हुआ था। तो ना तो पार्टी ने कार्रवाई उनके ऊपर की, ना उस वीडियो पर कोई सफाई आज तक पार्टी ने दी। और वो आदमी दलितों की वोट का बैठ करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सौदा कर रहा है, या किसको टिकट मिलना है किसको टिकट नहीं मिलना वो आदमी तय कर रहा है, जिसके खुद की समाज की वोट बहुजन समाज को पार्टी को मिलेगी या नहीं मिलेगी ये पक्का पता नहीं। तो अब आप सोच सकते हैं कि बसपा की बर्बादी का कारण क्या है। दूसरा, अभी उपचुनाव हुआ है, गाजियाबाद की सदर सीट पर उपचुनाव था, और जब सदर सीट पर उपचुनाव हुआ तो बहुजन समाज पार्टी ने वहां पर रवि गौतम, जो हमारे साथी भी हैं, आंदोलन के साथी हैं, युवा शक्ति दल के अध्यक्ष भी, उनको बुला करके बहन जी के साथ फोटो खिंचवा और कहा कि आप जाकर के चुनाव की तैयारी करो। रवि गौतम ने आकर के 10-15-20 लाख रुपए क्षेत्र में खर्च किया। यहाँ चुनाव लड़ा जाता है, पैसा खर्च होता है। और जब उसने बंजर भूमि को उपजाऊ बना दिया रवि गौतम ने, तो रवि गौतम से फिर 60 लाख रुपए की मांग की गई, 60 लाख रुपए पार्टी फंड में जमा कराओ।
रवि गौतम ने कहा मेरे पास 60 लाख रुपए नहीं है, तो रवि गौतम का टिकट काट करके वहाँ गर्ग साहब को दे दिया गया, लाला जी को दे दिया गया। वोट 10,000 मिले उनको भी, रवि गौतम AIM से लड़ गए तो उनको 6,500 मिले। तो अब आप समझिए कि पैसा इतना इम्पोर्टेंट हो गया है, पैसा इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि आजकल बहुजन समाज पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है या जो उनके आसपास के बहन जी के आसपास के लोग हैं, वो रिजल्ट नहीं देख रहे हैं कि रिजल्ट कौन लाएगा। वो देख क्या रहे हैं, वो देख रहे हैं कि पहले कहते हैं ना बहुजन समाज पार्टी में जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, फिर नारा बदला तो फिर हुआ कि नहीं जितनी जिसकी तैयारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, फिर बाद में अब वर्तमान में चल रहा है जिसकी जितनी थैली भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो ये क्या है कि बहुजन समाज पार्टी समय समय पर नारा बदलती रही है। काशीराम ने जनसंख्या के आधार पर कहा। अरे आप भी सर बसपा के मंच पे गए हैं, आप बुराई कर रहे हो BSP की। अगर लोगों को आलोचना करना बुराई लगती हो तो फिर उनको अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए। इसका इलाज मेरे 2022 में थे ना बसपा में आप? मैं सुनिए ना, मैं बसपा का मीडिया कोऑर्डिनेटर रहा हूँ। मैं बहन जी के साथ मेरी बड़ी अच्छी मुलाकात 2-2, 3-3 बार हुई है। एकदम खराबी कैसे आ गई BSP में आपके लिए? अब आप सुन रहे हो तब तो मैं कुछ बताऊंगा। बहुजन समाज पार्टी में खराबी नहीं है। बहुजन समाज पार्टी के बहुजन समाज पार्टी में जो नेता हैं उनमें खराबी है, उनके चाल और चरित्र में खराबी है, उनके जो पैसे की हवस बढ़ गई है उसमें खराबी है। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आप ही बताएं। चलो आप कह रहे हैं कि बसपा में मैं कौन बसपा का विरोधी हूँ, अगर मेरे अंदर कोई कमी है और वो मेरा कोई साथी मुझे बता तो मैं उसको गाली थोड़ी दूंगा। लेकिन आपको गाली पड़ती है बसपाइयों की तरफ से। अब बेचारे मंदबुद्धि लोग हैं, मेरे अपने लोग हैं, मैं क्या कहूँ उनको समझ नहीं है, राजनीतिक समझ नहीं है, उनको राजनीतिक समझ नहीं है। वो कौन सा दोहा है कि बिन साबुन पानी और निंदक नियरे राखियो आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। कबीर साहब का दोहा है। तो अपने जो निंदक हैं उनको हमें आंगन कुटी छवाए। कबीर साहब कह रहे हैं कि अपनी कुटिया में उनको रखना चाहिए। वो समय समय पर हमारी कमियां जो है वो बताते रहते हैं ताकि हम अपने आप में सुधार कर लें। मतलब आप आलोचक हैं BSP के? मैं बसपा की कमियां बताता हूँ कि आप यहाँ कमी कर रहे हैं, आप यहाँ कमी कर रहे हैं। और कांग्रेस की बात करते हैं आप? कांग्रेस की अच्छाइयाँ बताता हूँ, BJP की बुराइयां बताता हूँ, कांग्रेस की अच्छाइयां बताता हूँ जो कांग्रेस ने अच्छा किया है। कांग्रेस घोषित आप BSP वो कांग्रेस के कार्य प्रवक्ता हैं आप, ऐसा कहते हैं लोग आप? नहीं, लोग तो ये भी कहते हैं कि मुझे BJP ने बहुत सारा धन दे रखा है और नहीं कांग्रेस ने नहीं BJP का भी कहते हैं। अभी पीछे एक किताब का विमोचन हुआ था तो हमारे साथी हैं मनोज तिवारी सांसद हैं, वो हमारे इसका नाम है 20 साल पुराने मित्र भी हैं। जब वो राजनीति में नहीं थे, इससे पहले सपा में थे, उस समय कृषि में भी नहीं थे तब भी मित्र थे। उन्होंने हमारे साथ कई प्रोग्राम भी किए हैं गाने बजाने के। तो उसमें क्या नाम है मनोज तिवारी जी का फ़ोन आया, कैसे किताब का विमोचन है आप आइए। हम गए हों कि बाबा साहब पर किताब थी, उसका विमोचन हुआ, अगले दिन फोटो ही तो इस पूरे चमरियाने में साफ शोर मच गया। पूरा जो दलित समाज है वो लठ लेकर ढूंढ रहा था मुझे। राहुल नागपाल बिक गया, BJP के सांसद के साथ में फोटो खिंचवा रहा। राहुल नागपाल ने BJP ज्वाइन कर ली। मैंने फिर अगले दिन कहा, मैं मायावती जो वहाँ 2002 में गुजरात में जाकर मोदी जी के लिए वोट मांग रही थी, वो क्या करनी थी वहाँ? मैं सिर्फ किताब के विमोचन पर गया, किताब पर बोलने के लिए। मैंने वहाँ कोई पैसा नहीं लिया, कोई MP MLA का टिकट नहीं मांगा, कुछ नहीं करा, लेकिन मुझे गालियाँ पड़ रही हैं। और बहन जी जाकर के गुजरात में जाकर के मोदी जी के लिए वोट मांग रही हैं और वो वहाँ पर वोट मांगने के बाद में सरकार बनवा रही हैं। तो बहन जी से भी जरा ये भी सवाल बनता है ना कि तुमने क्या लिया? चलो मुझे ये बता दो, गुजरात के दलितों के लिए क्या लिया तुमने अपने लिए? गुजरात के दलितों के लिए कुछ एक्स्ट्रा फंड की व्यवस्था करवाई, उनके लिए अच्छी एजुकेशन की व्यवस्था करा क्या तुमने? ठीक है नागपाल जी, बड़ा सवाल ये है कि BSP 2012 के बाद से लगातार चुनाव हार रही है, इसकी मुख्य वजह क्या क्या है? बिंदु बता दीजिए 4-5 केवल। देखिए 2012 के बाद ही 2009 के बाद साथ में पूर्ण बहुमत की सरकार में तो किस सीट आई थी उत्तर प्रदेश में? मैं बता रहा हूँ, लोकसभा की सुन लीजिए ना। 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार हुई। 2009 में लोकसभा का चुनाव हुआ। लोकसभा के चुनाव में 2006 विधानसभा को कम से कम 50 लोकसभा बसपा को जीतनी चाहिए थी, नहीं जीती, 21 जीती। 21 में भी 20, एक मध्य प्रदेश से जीत करके आए थे रीवा। उसके बाद में आप 12 हारे, फिर 14 लोकसभा हारे, फिर 17 हारे, फिर 19 हारे, फिर 22 हारे, फिर 24 हारे, उपचुनाव हारे। अब आप ये लगाओ कि आप 9, 12, 14, 17, 19, 22, 24 7 चुनाव लगातार आप हार गए और आज आप 0 पे खड़े हो। उसके बाद में आप कह रहे हो कि हम कमी कहाँ करें? अरे बालक एक बार 10वीं में फेल हो जाए, माँ बाप कान चटिया देता उसका, चलो ट्यूशन के पैसे बेकार कर दिए, पूरी अगली बार देखो कैसी तैयारी करता। हम एक चुनाव हार के तैयारी नहीं कर रहे, 2 चुनाव हार के तैयारी नहीं कर रहे, 7 चुनाव बहुजन समाज पार्टी क्या नाम है हार रही है और अंधभक्त कर रहे हैं कि बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगी, अगला नेक्स्ट PM बहन जी। अरे भाई बता तो दो, नेक्स्ट PM बनने के लिए तुम किसी समझौता भी करोगे तो तुम्हारे पास 50, 60, 70, 80 सांसद कुछ तो होने चाहिए। एक तो सांसद नहीं हमारे पास में है, और एक क्या नाम है अच्छा सा हमारे पास प्रवक्ता। हमें देखिए बसपा में पता है क्या,
बढ़िया बोलने वाले पसंद नहीं, कभी बसपा के पास नहीं, प्रवक्ता बसपा के पास नहीं, पत्रकार बसपा के पास नहीं, और अच्छे बुद्धि इंटेलेक्चुअल वर्ग बसपा बहुजन समाज पार्टी के पास नहीं, तो तुम सरकार बना, अगर बाई द वे तुम्हें सरकार बन भी गए तो तुम चलाओगे कैसे, कहाँ से लाओगे? जाटव वोट है बसपा के पास, दलित वोट है बसपा के पास, पूरे देश में नंबर 1 नेता है बहन जी। अच्छा, तो थोड़ा सा पढ़ लिख भी लिया करो। मीरापुर विधानसभा पे और शीशा मुँह पे शायद 1000 एक जगह 1094 वोट पड़ा है और दूसरी जगह 1480 वोट पड़ा है। मतलब जहां बहुजन समाज गया भाड़ में, दलित भी भाड़ में गए, सिर्फ एक ही जाति पर आ जाते हैं। जाटव चमार जहां 1 लाख से ज़्यादा है वहां पार्टी को वोट पड़ रहा 1000 या 1500। अगर 50% 60% पोलिंग होता है तो कम से कम 60,000 वोट पड़ना चाहिए। गाजियाबाद में उपचुनाव हुआ है, 1,10,000 जाटव है, प्रत्याशी को 10,000 मिला है। कहाँ गया वोट? कहाँ गया वोट? तो ये कहने का साहब जाटव तो मायावती के पीछे अंधा, अरे कोई अंधा नहीं है, सब समझदार हैं। देखिए, मैं हमेशा से कहता हूँ कि बहन जी पूरे दलित समाज की बहन जी हो सकती हैं, लेकिन बहन जी के जो भैया और भतीजे वो आकाश और आनंदी हैं, इसको समझना पड़ेगा। वोट बैंक कहाँ गया? बीएसपी का, बहन जी का, कहाँ कांग्रेस पे गया, बीजेपी पे गया या चंद्रशेखर पे गया है? देखिए, अगर उपचुनाव की अगर आप बात करेंगे तो उपचुनाव में जो बसपा को वोट मिला है वो मिला लगभग 1,32,700 कुछ, चंद्रशेखर को मिला 67,800 कुछ। दोनों को अगर मिला दिया जाए तो दोनों का वोट 7 सीटों पर बनता है 2 लाख। शेड्यूल कास्ट की संख्या कितनी लगा लो, इसका मतलब दोनों का भी अगर वोट जोड़ दिया जाए तो चंद्रशेखर और मायावती दोनों को शेड्यूल कास्ट का वोट नहीं मिला। इसके 2 कारण है। या तो शेड्यूल कास्ट का आदमी जो वो वोट डालने के लिए निकल नहीं रहा, वो हताश हो चुका है, डरा नहीं है, हताश हो गया, लेकिन कुछ होना नहीं है। मायावती अपनी अलग कर रही है, चंद्रशेखर अलग कर रहा है, जीतनी तो बीजेपी, दिमाग में लाइन सेट हो गया पहली। दूसरी ये बात है कि उसने सोच लिया कि तुम सब भाड़ में जाओ, हम तो उसको देंगे जो बीजेपी को घर आएगा, वो मुसलमान वाली कंडीशन में आ गया है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि जो दलित समाज का वोट मायावती से, बसपा से या अन्य किसी से छटक करके कहीं अन्य गया है, क्या बसपा उसको लाने के लिए क्या कर रही है वापस? मायावती जी के पास में कोई ऐसी प्लानिंग है कि वो उस वोट को वापस कैसे लाएंगी? बहुजन समाज की बात हो रही थी, मैं तो चलो बहुजन समाज छोड़ो ना, चमार समाज भी आ जाओ। चमार समाज जो मायावती को छोड़ करके चला गया वो वापस कैसे आएगा? कोई प्लानिंग है बसपा के पास में? कोई 2 4 5 लोग ऐसे हैं बैठ करके अकलमंद क्या नाम है जो ये बता सके कि ये प्लानिंग है? साहब, बसपा में अनपढ़ और कुपड़ लोगों की फौज इकट्ठी हो गई है। मिशन नहीं चल रहा क्या? सुनो मिशन नहीं चल रहा, कमीशन चल रहा है। ये जो कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ, बसपा में अनपढ़ और कुपड़ लोगों की फौज इकट्ठी होगी है। अनपढ़ तो वो हैं जो बेचारे पढ़े नहीं, मदरसा नेता बनाने का। सुन भी लो पत्रकार बंधु, अनपढ़ तो वो जो पढ़ा नहीं, और कुपड़ वो जो गलत पढ़ रखा है, सुनी सुनाई बात दोहराना है कि नहीं साहब ये हो गया वो हो गया, रेफरेंस किसी के पास कुछ नहीं है। अब आपने कहा कि बसपा जो है वो मिशन चलाने की क्या है? फैक्ट्री है, नेता बनाने फैक्ट्री। तो मुझे बताओ, काशीराम साहब के समय के बाद में, काशीराम ने जो नेता बना दिए, उसके बाद में बसपा ने कितने नेता बनाए? 4 के नाम बताओ, 4 के नाम बताओ ना भाई। मुझे ये बता दें कि बहन जी ने फला आदमी को नेता बनाया, एक आदमी को नेता बनाने की पिछले 10 साल तक तैयारी कर रही है आकाश आनंद को। अब वो कितना बन पाया, कितना नहीं बन पाया, कभी अंदर कभी बाहर, कभी वो क्या नाम है थोड़ा सा अकलमंद कम है, फिर बीजेपी में डिप्टी सीएम बन गए हैं बीएसपी के नेता। वो काशीराम के नेता थे, बहन जी के नहीं है वो ना। अरे राष्ट्रीय अध्यक्ष तो वही है पार्टी की, अब है ना पहले सब जो जिनको मायावती को जिस आदमी ने मायावती को नेता बनाया और मायावती के समकालीन कम से कम 200 लोगों को नेता बनाया SC ST OBC में, चाहे वो सोनेलाल पटेल थे, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य थे, चाहे ओम प्रकाश राजभर हैं, चाहे बाबू सिंह हैं, चाहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी है। काशीराम ने रोड पे से पंचर लगा रहा, राजनीति कर चला मेरे साथ, अच्छा क्या चाय बेच रहा चल मेरे साथ, तू क्या कर रहा है ठेकेदार चल मेरे साथ। वो उन आदमी को उठा करके लिया जिसके अंदर हल्की सी क्वालिटी थी। और मैं तो कह रहा हूँ, मैं 30 साल पहले पैदा हुआ था ना और काशीराम के संपर्क में होता, इस जो दौर मेरा भाई 30 साल पहले होता, तो मैं कम से कम मिनिस्टर होता। काशीराम की नजर मेरे ऊपर पड़ गई होती कि ये लड़का काम कैसे लेकर के आओ, ठीक है? वह काम के लोगों की जरूरत थी या दाम के लोगों की जरूरत है? बहन जी सिर्फ ट्वीट करती हैं कोठी में बैठकर, क्या इससे कभी हुक्मरान बनेंगे, कभी CM PM बनेंगे? ये बात बहन जी से पूछो ना। मैं तो क्या लगता है आपको? नहीं, मुझे तो रोड पर उतरना पड़ेगा। मुझे लग रहा है बन जाएंगे। तो बताओ, लेकिन वो कहते हैं कि सड़क पर उतरेंगे ना हमारे समाज के लोग, उन पर मुकदमे दर्ज हो जाएंगे उत्तर प्रदेश में। कांशीराम साहब 1980 और 85 और 90 के दशक में आंदोलन करते थे। डॉक्टर अंबेडकर अपने समय पर आंदोलन करते थे, जगजीवन राम अपने समय पर आंदोलन करते थे, VP मौर्य अपने समय पर आंदोलन करते थे, संघप्रिया गौतम अपने समय पर आंदोलन करते थे। दलित राजनीति टिकी ही आंदोलन पे है और सड़क पर। अगर दलित नेता सड़क पर खड़े होकर के आंदोलन नहीं करेगा तो वो नेता नहीं है। चंद्रशेखर अगर 1-2%, 5%, 10% वो स्थापित हो पाए, अपनी जगह बना पाए, तो वे सिर्फ आंदोलन के जरिए बना पाए और कोई कारण नहीं है। कितने दिन चलेंगे चंद्रशेखर राजनीति में? ये भविष्य बताएगा, लेकिन अभी तो चल रहे हैं।
अभी तो कभी सीएम की कुर्सी पर जाएंगे? नहीं, मैं तो चाहता हूँ प्रधानमंत्री बने, मेरे चाहने से अगर कुछ हो जाए तो। वो भी चाहते हैं कि बहन जी पीएम बन जाए, सीएम बन जाए, वो लोग भी चाह रहे हैं। हाँ, अरे यार मैं कह रहा हूँ चंद्रशेखर कम से कम खुद एमपी तो है, बसपा के पास तो एक भी एमपी नहीं है। जिन लोगों के पास में 0 एमपी है, जब वो कह सकते हैं नेक्स्ट पीएम बहन जी, तो चंद्रशेखर की पार्टी का तो एक एमपी, तो चंद्रशेखर क्यों नहीं बन सकता? अगर तो अभी संख्या वाले ना, बहन जी के पास में कोई सांसद नहीं है, वो कह रहे हैं नेक्स्ट पीएम बहन जी, तो चंद्रशेखर की पार्टी के पास में एक सांसद है। और उत्तर प्रदेश की 7 लोकसभा सीट पर 7 उपचुनाव, 7 विधानसभा उपचुनाव हुए, 2 सीटों पर मायावती की पार्टी से ज़्यादा वोट चंद्रशेखर को पड़ा है। ये बात समझो, एक जगह 20,000 22,000 पड़ा है, इधर 14,000 पड़ा है। तो चंद्रशेखर की आज़ाद समाज पार्टी जो है, वो जो अभी कल परसों बनी है, वो मायावती की पार्टी को 2 जगह चंद्रशेखर ने हरा दिया। तो फिर ये क्यों नहीं हो सकता? चंद्रशेखर जब 36 साल का लड़का है, क्या है बीएसपी का सर? अब मेरे हिसाब से तो बसपा ढलान पर है, खत्म की ओर है। अगर इन लोगों ने देखिए, अरे मिशन कभी खत्म होता है क्या? मिशन कभी खत्म नहीं होता, पार्टियां खत्म होती हैं। ये जो मिशन है जिसको कहते बसपा पार्टी नहीं, मिशन है महापुरुषों का, वो चलता रहेगा जीवन पर्यंत। मिशन डॉक्टर अम्बेडकर का है, फूले का है, कबीर का है, नानक का है, बहन जी आयरन लेडी है, आयरन लेडी। आप भी सुना करो, आपने कहा आयरन लेडी है, मैं कह आयरन लेडी नहीं होना चाहिए, आयरन मैन भी नहीं होना चाहिए। अगर मैं लोहे का बन जाऊँ तो फिर मेरा दिल काम करना बंद कर देगा, मैं दुख दर्द रहेगा ही नहीं मुझे। आदमी को आदमी होना चाहिए, उसके अंदर आदमी जैसी फीलिंग होनी चाहिए। महापुरुषों को जना दिया है देश में, प्रदेश में। बहन जी ने जाइए नोएडा से लखनऊ तक, किसी भी कोने में महापुरुष नजर आएंगे आपको। और ये जो नरेंद्र मोदी ने ये जो 15 जनपद पे बना दिया 500 करोड़ में, 26 अलीपुर बना दिया 3,000 करोड़ में, वहाँ बना दिया 5 जनवरी। अरे वहाँ पे शिवलिंग गड़े हुए हैं। अरे सुन तो, शिवलिंग की पूजा होती है। अरे सुनो ध्यान से सुनो, ध्यान, इतने उग्र मत आप करिए शिवलिंग की पूजा, प्रेरणा केंद्र में, कहाँ प्रेरणा केंद्र? नोएडा में। कहाँ करिए पूजा शिवलिंग की, वहाँ गाड़ी कर दी होगी, करो ना, पता चल जाएगी वहाँ पे। तो जैसे यहाँ कर लेते हैं 26 अलीपुर रोड पर। पहले सुनो, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर इसी बात से आकलन होगा कि उसने पार्क बना दिया, उसने ये बना दिए, अरे यूनिवर्सिटी बनाई है, अरे यार सुनते नहीं, कॉलेज बनाए हैं, माने और कांसीराम गरीबों को मकान दिए हैं। कितने पैसे 3-3 लाख कितने पैसे दिए बसपा ने आपको मेरा इंटरव्यू करने के लिए? ये तो आप आरोप लगते हैं ना, आप बताओ ना, आप बताओ ना, आप भी कौन सी बैटिंग करते हो? आप सवाल कम करो, जवाब ज्यादा दे रहे हो। मेरा कहने का मतलब है कि अगर इन्हीं बातों से आकलन होगा कि ये बना दिया वो बना दिया, तो मोदी जी ने पंच तीर्थ स्थान बना दिए, तो फिर तो मोदी जी को वोट दे देना चाहिए। हमारा सवाल ना तो पार्क का है, ना हमारा सवाल मूर्ति का है। महापुरुषों को जिंदा क्या है बहन जी ने? महापुरुष कभी मरते नहीं, महापुरुष कभी नहीं मरते, पागलपने का काम है। महापुरुष को जिंदा कर दिया। बहुजन पिछड़े महापुरुष, स्पेशली दलित, जो दलित प्रेरणा केंद्र नोएडा में, अच्छा, पिछड़े महापुरुष जिंदा करके क्या ले लिया तुमने? बताओ क्या मिल गया? संस्कृति खड़ी करी, कल्चर आया है दलितों का, महापुरुषों। अरे पिछड़ों में तुमने पिछड़े महापुरुष जिंदा करके, पिछड़े तो तुम्हें पूछ ही रहे, वो तो उनकी गलती है ना। सुनो ना, समझो बात को। मेरा कहने का मतलब हमारी लड़ाई ना पार्क की है, ना हमारी लड़ाई इसकी है कि मूर्ति कितनी बड़ी बना दी। हमारी लड़ाई इस बात की है कि दलितों के लिए बहुजन समाज पार्टी ने 40 साल, बसपा को 14 अप्रैल 1984 से लेकर के 14 अप्रैल 2024 तक 40 साल हो गए। 40 साल में बसपा का कोई एक बड़ा नेता, मेरे सवाल का एक कोई मुख्यमंत्री बना देश में, बताइए भी लिया करो। मैं जो कह रहा हूँ, एक सवाल का जवाब दे दे, बहुजन समाज पार्टी ने कौन सी नेशनल पॉलिसी बनवाई दलितों के लिए? बहुजन समाज पार्टी ने 10 साल तक मनमोहन सिंह की सरकार को समर्थन दिया, तो बदले में क्या लिया? दलितों के लिए बैकलॉग पूरा करवा लेते, निजी क्षेत्र में आरक्षण ले लेते, रिजर्वेशन में प्रमोशन का बिल पास करवा लेते, कुछ तो ले लेते। आपने 10 साल में समर्थन देने के बाद क्या करा? आपने मोदी के लिए जाकर के गुजरात में वोट मांगे, तो गुजरात के दलितों के लिए कुछ मांग लेते। तो ये सवाल है जो वाजिब सवाल है। आपने पार्क बनाया उसके लिए साधुवाद, आपने मूर्ति लगाई उसके लिए विशेष साधुवाद, आपके भाई भैया भतीजे 10,000 करोड़ के मालिक हो गए उसके लिए और साधुवाद और ले जाओ, लेकिन समाज के बारे में तो सोच लो। आप धन्यवाद। कांग्रेस के लिए